दोस्तों तो वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टू वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स विच आर द कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया वर्सेस द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इफ़ यू आस्क मी कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से वो कौन से ऐसे दो सिनेरियोज हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं FCPS पार्ट 1 में, तो दीज आर द वंस दैट यू नीड टू नो। So let's move on with the details of these two scenarios and let's look at the differences between them. तो हमारा पहला सिनेरियो the congenital adrenal hyperplasia aka also known as the adrenogenital syndrome. अच्छा, I know this page, this slide looks a bit scary क्योंकि इसमें बहुत सी आपको information नज़र आ रही है, लेकिन just move on with the points I'm telling you and I promise you it's gonna be worth it in the end and I'm gonna make it really simple for you. तो मूव ऑन करते हैं कि जो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया है दैट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम. इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है बिकॉज दिस मोस्टली रिपीट्स एज अ फॉर्म ऑफ MCQ, क्योंकि अक्सर एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम के नाम से MCQ दिया हुआ होता है. यू नीड टू नो दैट्स कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया. Now the genotype most commonly seen in this type of condition is 46XX. तो XX डबल वेराइटी आपको पता है फीमेल्स में होती है. तो ये सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमनली क्लासिकल फॉर्म जो इसकी होती है, द क्लासिक फॉर्म विच यू सी ओवर हियर, नंबर 1 द क्लासिक फॉर्म, इट्स मोस्टली सीन इन फीमेल्स. अच्छा, द वेरी sudden point that you need to recognize in the paper and in the MCQ or the BCQ is that there will be ambiguous genitalia in apparently phenotypically female. अब इससे मेरा क्या मुराद है कि एक फीमेल होगी, a female child, जो कि देखने में बज़ाहिर she will be looking like a female, but upon the physical examination she'll be having ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia मतलब not the genitalia typical of that of a female. तो externally उसके ambiguous genitalia होंगे, but internally the ovaries and the uterus will be present. Alright, externally the ambiguous genitalia, but internally the normal structures will be present. Upon the labs we will observe hypoglycemia, hyponatremia and hyperkalemia. तो अब ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन होगी जो कि आपको पेपर में आएगी कि देयर विल बी अ फीमेल चाइल्ड हु विल बी हैविंग एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड अपॉन लैब्स शी विल बी हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया, शी विल बी हैविंग सॉल्ट वेस्टिंग, दैट इज द हाइपोनेट्रीमिया, एंड शी माइट ऑल्सो हैव हाइपरकलीमिया, बट इंटरनली शी माइट बी हैविंग ओवरीज एंड अ नॉर्मल यूट्रस. तो इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी या डिस्कशन पे मूव ऑन करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 2 टाइप्स होती हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर रिकग्नाइजिंग विच टाइप इट इज़. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन टाइप फॉर एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम और द कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया इज द क्लासिक विच इज़ द मोस्ट कॉमन वेराइटी, एंड द सेकेंड टाइप इज़ द नॉन क्लासिक. अब क्लासिक की फर्दर 2 सब टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्ट वेस्टिंग, सेकेंडली सिंपल विरलाइजिंग और द नॉन सॉल्ट वेस्टिंग. सिंपल सी क्लासिफिकेशन है कि एक क्लासिक वेराइटी जिसकी फर्दर 2 सब टाइप्स हैं, द सॉल्ट वेस्टिंग क्लासिक वेराइटी एंड द सिंपल विरलाइजिंग क्लासिक वेराइटी. एंड देन सेकेंडली जो मेजर इसकी क्लास है दैट इज़ द नॉन क्लासिक टाइप. तो क्लासिक टाइप में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और नॉन क्लासिक टाइप में क्या होता है, सॉल्ट वेस्टिंग में एग्जैक्टली किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और सिंपल विरलाइजिंग में एग्जैक्टली किस एंजाइम की होती है, दैट इज ऑल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. नाउ मूविंग ऑन विद द डायग्राम कि जो 3 आप मेन प्रोडक्ट्स इस डायग्राम में देख रहे हैं वो ये जो 3 मेजर एरोज के नीचे लिखे हैं, दे आर द वंस विच आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस बायोसिंथेटिक पाथवे. तो इसमें जो फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट है दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस is the aldosterone. Second major product formed from this biosynthetic pathway is the cortisol, and third biosynthetic product from this cycle is the androgens. तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं,
एंड किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन फेस करनी पड़ती है चाइल्ड को। तो यू सी हियर कि कोलेस्ट्रॉल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नेनोलोन। तो आप ये देख रहे हैं, एक ये ऊपर वाली लाइन जा रही है और एक ये नीचे वाली लाइन जा रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट्स आर द एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड द एंड्रोजन्स। तो इसमें जो प्रेग्नेनोलोन है दैट विल बी कन्वर्टेड, अभी आप इस फर्स्ट लाइन पे फोकस करें, सेकंड लाइन पे मत जाएं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नेनोलोन, प्रेग्नेनोलोन कन्वर्टेड इनटू 17 hydroxypregnanolone with the help of 17 alpha hydroxylase. Now 17 hydroxypregnanolone converted through a series of steps and finally into androgens. ये आपकी एक बायोसिंथेटिक पाथवे की लाइन होगी। जो सेकंड बायोसिंथेटिक पाथवे की लाइन है ये आप देख रहे हैं सारे इंटरकोरिलेटेड हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन बना, प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन बना। Now from progesterone, the product 17 hydroxyprogesterone was formed. आपने देखा कि इन दोनों लाइंस में ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं they are formed by the enzyme 17 alpha hydroxylase, और इसके आगे series of reactions हुए and it again got converted into the final product, the androgenic products, ठीक है। Androgenic products which are the estrogens, testosterone and etc. तो अब आपने देखा कि जो एंजाइम्स हैं उन्हें मैंने लेबल किया है रेड में, ठीक है। तो जो रेड में हुए हैं 17 अल्फा, तो दीज आर द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंजाइम्स हमारे कवर हो गए। सेकंड पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, but then the 17 hydroxyprogesterone got converted into cortisol and similarly the progesterone got converted into aldosterone. अब यहाँ पे जो दो लाइंस की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एंजाइम जो they were involved, those were the 17 alpha hydroxylase, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस में दो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं which led to the formation of aldosterone and cortisol, those were the 21 beta hydroxylase. अब सिंपल सी बात है, इट्स जस्ट सिंपल मैथ्स। जो क्लासिक फॉर्म ऑफ कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया है उसकी जो सब टाइप है सॉल्ट वेस्टिंग। सॉल्ट वेस्टिंग में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज़ द 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब इन दोनों को जब आप कवर कर देंगे तो ये दोनों पाथवे कट हो जाएंगे, ठीक है। जब नीचे की तरफ पानी का फ्लो आएगा ही नहीं, जब पानी सीधा आगे की तरफ जाएगा, ऑलराइट, व्हेन द वाटर विल फ्लो हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली एक ही प्रोडक्ट बन रहा था एंड्रोजेंस। तो इससे हमें ये समझ लगता है कि जब भी 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो जो वर्टिकल पाथवेज हैं एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल सिंथेसिस के, दे विल बी डिमिनिश्ड, ओके, क्रॉस लगा दें, दे विल नॉट अकर, and instead the pathway will tend to move in the horizontal direction leading to excessive production of androgens. So that is why in a case of salt wasting classic type of congenital adrenal hyperplasia there will be no cortisol, there will be no androgens, and that will lead to hypoglycemia because no cortisol, and since no aldosterone that will lead to hyponatremia. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जब नहीं होंगे तो these will be the labs observed. And last but not the least, since this pathway was obstructed, the flow will tend to move horizontally leading to excessive production of androgens, and this excessive production of androgens was the effect which led to the ambiguous genitalia in apparently phenotypically female. Now in the second variety, that has the simple virilizing classic form of congenital adrenal hyperplasia. इसमें क्या होगा कि जो सॉल्ट वेस्टिंग वाली वैरायटी थी उसमें हमने देखा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो वर्टिकल पाथवे था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसका हॉरिजॉन्टल पाथवे ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देता हूँ, किस तरह से? वो होगा 17 अल्फ़ा, ये जो मैंने एंजाइम लिखा है 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूँ, अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूं तो ये पाथवे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये पाथवे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कट ऑफ एंड इंस्टेड
there was more and more production of the precursors before that. ठीक है, जब एक ये कट ऑफ हो गया पाथवे और ये कट ऑफ हो गया पाथवे तो ज़्यादा ये बनेगा द प्रेग्नेनोलोन, और जब इधर से कट ऑफ होगा तो ज़्यादा बनेगा प्रोजेस्ट्रॉन। जब ज़्यादा से ज़्यादा ये बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन बनेगा। सिमिलरली आपने सिंपल मैथ्स फॉलो करनी है। जब 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जब फर्स्ट हमने डिस्कस किया, जब वो कट होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनेंगे और दैट विल टेंड टू लीड टू द एंड्रोजन फॉर्मेशन। लेकिन जब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी तो मोर देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रिकर्सर्स विच आर द प्रेग्नेनोलोन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, and that will further lead to the production of aldosterone but no cortisol, because 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की जब कमी हुई तो प्रिकर्सर ज़्यादा हो गए और प्रिकर्सर ज़्यादा हुए तो ये वाला पाथवे सिंपली फॉलो हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन बना और कम कॉर्टिसोल बना और कम एंड्रोजेंस बने। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस कि सिंपल सॉल्ट वेस्टिंग वाले सिनेरियो में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजेंस बन रहे थे जबकि कम एल्डोस्टेरॉन एंड कम कॉर्टिसोल बन रहा था। लेकिन सिंपल विरलाइजिंग टाइप में हमारे पास एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा जबकि कॉर्टिसोल और एंड्रोजन फॉर्मेशन कम होगी। और ये जो नॉन क्लासिक वैरायटी है इसमें जो होगा पार्शियल डिफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम कम्प्लीटली डिमिनिश नहीं होगा। इसमें सिंपली अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी तो दैट विल बी अ पार्शियल डिफेक्ट, नॉट कम्प्लीटली एब्सेंट। अगर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी तो दैट विल बी पार्शियली एब्सेंट, नॉट कम्प्लीटली एब्सेंट। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप्स and that will help you to solve different VCQs in your papers. The second syndrome, and we will be differentiating it from the first syndrome that we discussed, is the androgen insensitivity syndrome. अब ये इसको हम इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपल सिंड्रोम। इसमें जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कोई एंजाइम डिफेक्ट नहीं होता, बल्कि instead of the enzyme defect there is a receptor defect in the androgen receptor. तो यहाँ पे जो important BCQ points हैं which you need to keep in mind are the ambiguous genitalia in apparently phenotypically male. अब वहाँ पे जो सिनेरियो बताया था मैंने आपको that was apparently phenotypically female, कि जो बच्ची होगी दैट विल बी अपेरेंटली लुकिंग लाइक अ फीमेल, लेकिन अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन शी विल बी हैविंग एम्बिगुअस जेनिटेलिया। लेकिन यहाँ पे देयर विल बी चाइल्ड हु विल बी अपेरेंटली लुकिंग लाइक अ मेल बॉय, लेकिन अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन ही विल बी हैविंग एम्बिगुअस जेनिटेलिया। वहाँ पे फीमेल का एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यहाँ पे मेल का एम्बिगुअस जेनिटेलिया। और यहाँ पे जो एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगी इसकी आपको सर्टन MCQs और BCQs आते हैं कि दैट चाइल्ड विल बी हैविंग अ ब्लाइंड और अ रूडिमेंट्री वजाइना एंड अ नो यूट्रस एंड नो ओवरीज। द टेस्टीज विल बी प्रेजेंट इन द लेबिया मेजोरा एंड द लैब एग्जामिनेशन विल शो increased testosterone, increased estrogen and increased LH, which is the luteinizing hormone. Another very important MCQ that is asked with regards to the congenital adrenal hyperplasia is that what is the most important biochemical or the screening test for congenital adrenal hyperplasia, और वो है the 17 hydroxyprogesterone, क्योंकि the most common variety for the classic type और क्लासिक की सब टाइप जो कि सबसे कॉमन थी दैट इज़ द सॉल्ट वेस्टिंग। तो सॉल्ट वेस्टिंग में आपने देखा था 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है, और 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी तो द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल द 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन विच यू सी ओवर हेयर, कि अगर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी तो 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन दैट विल गैदर अप। So in the most common variety for the classic type of the salt wasting type of congenital adrenal hyperplasia, there will be accumulation of 17 hydroxyprogesterone, and this serves as the most sensitive screening marker for congenital adrenal hyperplasia, and it is the most accurate biochemical test as well. Thank you so much. If you like the video, share with your friends and don't forget to subscribe the channel.